कॉलेज गर्ल्स की दो बसें जंगल के रास्ते से गुजर रही होती हैं और हर कोई हंसी मजाक में व्यस्त होता है, जबकि मित्सुको नाम की एक लड़की अकेले ही एक कविता लिख रही होती है। लेकिन उसकी सहेलियां उससे कहती है कि वह एक बार नोटबुक छोड़ दे और बाहर की दुनिया का आनंद उठाए। मित्सुको जैसे ही अपनी पेन उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी हवा का एक झोंका स्कूल बसों पर हमला करता है और उनमें सवार बाकी लोगों को दो टुकड़ों में काट देता है। लेकिन जब मित्सुको ऊपर उठकर देखती है तो बस में कोई भी छत नहीं होती है और उसके दोस्तों का ऊपरी हिस्सा गायब हो गया होता है। लेकिन कुछ समय बाद हवा का दूसरा झोंका उस बस पर हमला कर देता है, लेकिन मित्सुको अपने दोस्तों की तरह मारे जाने से बचने के लिए ठीक समय पर नीचे झुक जाती है और फिर वह बस के रुकने पर उससे नीचे उतर जाती है और मरने वाले लोगों के ऊपरी हिस्सों के ऊपर से होते हुए हाईवे पर दौड़ती है। उसके आगे 4 लड़कियों का एक समूह चल रहा होता है। वह उनमें से एक को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है, जिससे उस लड़की की जान बच जाती है। लेकिन अन्य लड़कियों का भी वही हाल होता है, लेकिन तुरंत ही वह लड़की साइकिल राइडर के एक समूह को बचाने की कोशिश में मारी जाती है और फिर से अकेले रह जाने पर मित्सुको जहां तक संभव हो भागती है और एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। उसकी साथ ही लड़कियों की कई लाशें बहकर उस नदी के किनारे तक आ गई होती हैं। वह फिर से हाईवे पर जाने से पहले अपना चेहरा साफ करती है और साथ ही साफ यूनिफॉर्म भी पहनती है और घंटों घंटों तक बिना कुछ जाने चलने के बाद वह लड़कियों के एक स्कूल में पहुंच जाती है। अजीब बात यह होती है कि उसने जो यूनिफॉर्म बदली होती है वह उस स्कूल की यूनिफॉर्म से मेल खा जाती है। सभी लड़कियां उसे पहचानने लगती हैं। मित्सुको उनसे कुछ भी नहीं कहती है और लड़कियों को उसके साथ हुए हादसे के बारे में भी कुछ नहीं बताती है और वह कुछ रिस्पॉन्स देने से भी कतरा रही होती है। अचानक उसकी सहेली अकी उसके पास आती है। उन्होंने कुछ समय से एक दूसरे को नहीं देखा होता है, लेकिन अकी का दावा होता है कि वे हमेशा से एक ही स्कूल में जाते थे। जब हवा का झोंका उन पर पड़ता है तो मित्सुको घबरा जाती है और जमीन पर गिर जाती है, लेकिन इस बार हवा उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती है। अकी उसे उठाकर स्कूल ले जाती है। मित्सुको उलझन में पड़ी है, लेकिन वह सुबह की घटनाओं को एक स्पष्ट सपने के रूप में तर्कसंगत बनाती है और वह अकी पर विश्वास करती है जब वह कहती है कि वे हमेशा इस विशेष स्कूल में आए हैं। और फिर क्लास में अकेले होने पर मित्सुको अकी को उस खतरनाक हवा के बारे में बताती है जिसने उसके सभी स्कूल दोस्तों को मार डाला होता है और वह हाइपर वेंटिलेटर होने लगती है। उसकी मदद करने के लिए अकी उसे खिड़की के पास ले जाती है और उसे दिखाती है कि हवा बिल्कुल सेफ है। मित्सुको अपना हाथ आगे बढ़ाती है और हवा को महसूस करने के बाद शांत हो जाती है और फिर वे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अकी मानती है कि मित्सुको को भूलने की बीमारी है, लेकिन वह इसे हंसी मैं उड़ा देती है। दोनों अपने दोस्तों के समूह से मिलती हैं और एक दिन के लिए क्लास छोड़ने का फैसला करती है। वे चारों हंसते फिरते हुए जंगल की ओर भाग जाती है। फिलहाल मित्सुको की मेंटल स्टेट कुछ समय पहले की मेंटल स्टेट से बिल्कुल अलग होती है। वह अपने पिछले जीवन के बारे में सब कुछ भूल जाती है और इसे एक सपना समझकर रिजेक्ट कर देती है। वे सभी एक नदी के तट पर सांस लेने के लिए रुकती हैं। अकी और मित्सुको एक दूसरे को देखती हैं और गहरे प्यार में पड़ जाती हैं। मित्सुको फिर अन्य लड़कियों को अपने सपने के बारे में बताती है। उनमें से एक सोचती है कि उसने आज सुबह किसी पैरेलल यूनिवर्स में प्रवेश किया होगा, लेकिन दूसरी का मानना होता है कि वह केवल उनको झांसा दे रही है। और फिर वे पास में जमीन पर एक तकिए को देखते हैं। उस तकिए का इस्तेमाल वे लड़ने के लिए करते हैं। जैसे ही तकिए के पंख हवा में उड़ते हैं तो वे एक दूसरे की तरफ मुस्कुराने लगती है। मित्सुको देखती है कि पास में खड़ी 2 लड़कियों उन्हें मुस्कुराहट के साथ देख रही होती है और गद्दे और तकिए जरूर उनके ही होंगे, लेकिन मित्सुको के पूछताछ करने से पहले ही वे गायब हो जाती हैं। एक लड़की कमेंट करती है कि यदि वे चाहती हैं कि उनकी वास्तविकता बदल जाए तो उन्हें कुछ अनएक्सपेक्टेड और डिफरेंट करना होगा। और जब उसके साथ की लड़कियां हंसती हैं तो वह अपना अंडरवियर उनकी ओर दिखाकर अनुसरण करती है। उसके शब्द मित्सुको के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीत होते हैं, क्योंकि वह उनके बारे में बहुत ही गहराई से सोचती है। थोड़ी देर बाद वे सभी स्कूल वापस लौट आती हैं। मित्सुको और अकी एक क्लास में होती हैं और मित्सुको की नज़र क्लास में पड़ी एक तकिए पर पड़ती है। जैसे ही वह उसे उठाती है तो वहां की टीचर मशीन गन से उन पर गोलियां चलाने लगती है। इस घटना में मित्सुको को छोड़कर अकी सहित सभी लोग मारे जाते हैं। टीचर का कहना है कि यह उनके क्लास छोड़ने की सजा है। वह मित्सुको को भी मारने वाली होती है, लेकिन उसके अन्य 2 दोस्त उसे बचाने आ जाते हैं और उसे भागने में मदद करते हैं। इस प्रोसेस में वे भी मारे जाते हैं, लेकिन मरने से पहले वाली लड़की मित्सुको से कहती है कि स्थिति की मांग हो तो वह जंगली हो जाए। मित्सुको और बाकी लड़कियां स्कूल के बाहर भागती हैं, जबकि टीचर्स द्वारा उन्हें निकाल दिया जाता है। उनमें से ज्यादातर मर जाती है, लेकिन किसी तरह 5 लड़कियां बाहर आ जाती हैं और अचानक हवा का एक घातक झोंका सभी को मार देता है और मित्सुको को एक बार फिर अकेला कर देता है।
मरने से पहले सभी लड़कियां कहती हैं कि अब सब कुछ उसके ऊपर है। हवा द्वारा पीछा किए जाने पर मित्सुको लोगों के साथ एक शहर तक पहुंचने से पहले कई मिनट तक दौड़ती है। लोगों की भीड़ सड़क पर चल रही होती है, लेकिन वह उन्हें एक तरफ धकेल देती है और दौड़ती रहती है। वह केवल पुलिस स्टेशन पहुंचने और एक महिला अधिकारी से मिलने पर ही रुकती है। उस अधिकारी को शुरू में लगता है कि मित्सुको पागल है, क्योंकि वह कुछ भी बोलने से इनकार कर रही होती है और केवल एक दिशा बताती है। लेकिन अचानक पुलिस वाली उसे केइको कहती है, और जब मित्सुको मिरर में देखती है तो वह यह देखकर चौंक जाती है कि वह एक अलग व्यक्ति में बदल गई है। पुलिस वाली केइको का दोस्त तोमोको निकली, जो कुछ ही घंटों में होने वाली केइको की शादी को लेकर एक्साइटेड है। केइको, जो कुछ ही सेकंड पहले एक अलग व्यक्ति थी, अपने दिमाग में कंफ्यूज हो जाती है। वह सीधे नहीं सोचती और तोमोको को जो चाहे वह करने देती है। वे कार में बैठकर चैपल की ओर जाते हैं, जहां उसकी शादी हो रही है, और सुबह उसके लिए उतार चढ़ाव भरी रहती है। लेकिन वह तब और भयावह हो जाती है जब महिलाओं का एक समूह केइको का पीछा करता है, जैसे केइको कोई सेलिब्रिटी हो। वे सभी बताते हैं कि वे शादी को लेकर कितने एक्साइटेड हैं, और चैपल में कई अन्य महिलाएं उसे घेर लेती हैं और उसका वेलकम करती हैं। चेंजिंग रूम में पहुंचने पर वह अकी को शादी के लिए तैयार होते हुए देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसे लगभग अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग शून्य हो गया होता है। वह उससे पूछने की कोशिश करती है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन अकी उसे कुछ देर चुपचाप रहने के लिए फुसफुसाती है। वह उसको बाद में सब कुछ समझाने का वादा करती है, और यह खुलासा करती है कि वह कुछ ऐसा जानती है जो केइको को नहीं पता है। इसके बाद केइको को शादी का गाउन पहनाया जाता है, और लड़कियां इस बात पर जोर देती है कि दूल्हा कितना सुंदर है। केइको को अचानक एहसास होता है कि जब वह अकी से प्यार करती है तो वह किसी और लड़के से शादी नहीं कर सकती। अकी घबराते हुए देखती और बाकी लड़कियों को सिक्योरिटी के लिए कमरे से बाहर जाने के लिए कहती है, और फिर जब वे अकेले में होते हैं तो वह केइको को उसके असली नाम से बुलाती है और उसे बताए अनुसार करने को रिक्वेस्ट करती है। केइको को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह अकी पर भरोसा होने के कारण उसके कहे अनुसार काम करती है। उसके तैयार होने के बाद लड़कियों का एक समूह उसे चैपल में ले जाने के लिए कमरे के अंदर आता है। केइको को लड़ना सिखाने के लिए अकी उन पर हमला करती है और उन सबको मार डालती है। कॉरिडोर में भेजने से पहले वह केइको को एक टूटा हुआ शीशा देती है, ताकि वह उस पर हमला कर सके जो उसे अनकंफर्टेबल महसूस कराता हो। केइको फूलों की जगह शीशा लेकर कॉरिडोर से नीचे जाने लगती है। मेहमान और सभी लड़कियां तालियां बजाने लगते हैं और उसकी प्रशंसा भी करते हैं। कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक ताबूत होता है जिसमें उसका दूल्हा होता है। अचानक वो गेस्ट अजीब हरकतें करने लगते हैं और अपने कपड़े उतारने लगते हैं। वे केइको को उस ताबूत में धकेल देते हैं, और जब वह ताबूत खुलता है तो उसे पता चलता है कि उसका होने वाला पति एक सूअर के सर और आदमी के शरीर वाला अजीब प्राणी होता है। मेहमान उसे उस आदमी को चूमने के लिए मजबूर करते हैं, लेकिन इसके बजाय केइको उस पर वार करने के लिए कांच का इस्तेमाल करती है। गुस्से में आकर वह अपने आसपास की कुछ लड़कियों को भी मार देती है, और अकी भी सही समय पर उसे बचाने के लिए वहां आ जाती है। लेकिन पिछले स्कूल के कुछ टीचर्स उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वे उनसे लड़कर चर्च के बाहर भागने में सफल हो जाती हैं। अकी उन टीचर्स का ध्यान भटकाने लगती है, और केइको तब तक दौड़ती रहती है जब तक ट्रैक सूट में एक लड़की उसे रोक नहीं लेती है। वह लड़की उसे इजुमी नाम से पुकारती है और उसे मैराथन रेस के लिए इनवाइट करती है। केइको एक बार फिर मिरर में अपना फेस देखती है, और यह देखकर वह सरप्राइज हो जाती है कि वह फिर से किसी और में बदल गई है, और वह एक स्टार धावक इजुमी है जिसका हर कोई दीवाना है। जब वह अपने दोस्तों के साथ रेस दौड़ती है तो ज्यादातर भीड़ उसका उत्साह बढ़ाती है, और उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वह मिडिल स्कूल से ही एक अच्छी रनर रही है। इजुमी को कुछ भी नहीं पता होता है कि वे किस बारे में बात कर रही हैं, लेकिन रेस की वजह से फिर भी वह कुछ भी जानना नहीं चाहती है, और जल्द ही वह एंजॉय करने लगती है और देखती है कि उसके स्कूल के दोस्त उसके साथ दौड़ रहे हैं। लेकिन फिर सुअर बना दूल्हा और टीचर्स उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। उसकी साथी लड़कियां उसे बहादुरी दिखाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वही अकेली है जो इस दुनिया से बच सकती है। इजुमी पहले से कई तेज दौड़ती है और अंततः एक गुफा तक पहुंच जाती है। एक स्टूडेंट उसे ढूंढती है और उसे उसके जैसी कई लड़कियों के समूह में ले जाती है, जो अपने चेहरे को बालों से ढककर खौफनाक तरीके से खड़ी होती है। फिर वह लड़की यह दावा करते हुए इजुमी को मारने की कोशिश करती है कि अगर वह नहीं मरेगी तो बाकी सभी मारे जाएंगे। अकी उसको बचाने के लिए ठीक समय पर वहां पहुंच जाती है। फिर वह इजुमी से मैं मित्सुको हूं यह कहने के लिए कहती है, और जब इजुमी ऐसा करती है तो वह मित्सुको के रूप में लौट आती है। लेकिन इस दुनिया से बचने के लिए मित्सुको को आखिरी कदम के रूप में अकी के हाथ की रस्सियों को खींचना होगा, जो उसे आधा काट देंगी। मित्सुको उस व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाना चाहती है जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है,
लेकिन अकी उसे यह करने के लिए मजबूर करती है और फिर परिणाम स्वरूप वह आधी कट जाती है और मित्सुको वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर जाती है। वह एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां फिल्म में पहले वाले पुरुष दिखाई देते हैं। वह पुरुषों के एक ग्रुप को देखती है जो उसके इजुमी और केइको के पोस्टर को देख रहे होते हैं। उसे पता चलता है कि वह पुरुषों की दुनिया के नाम के एक बेकार शहर में आ चुकी है जहां केवल ऐसे पुरुष रहते हैं जो टैग नामक हिंसक 3D सर्वाइवल गेम का आनंद लेते हैं। खेल में एकमात्र नियंत्रण योग्य पात्र मित्सुको, केइको और इजुमी तीनों ही उसके हैं। एक आदमी उसे पहचान कर बताता है कि वह फ्यूचर में है। मित्सुको बेहोश हो जाती है और एक गुफा जैसी जगह पर जागती है जहां खेल के सभी पात्रों को पुतले की तरह दिखाया जाता है। इधर उधर घूमते हुए उसकी नजर एक बूढ़े आदमी पर पड़ती है जो अपनी टीवी पर गेम खेल रहा होता है। वह खुलासा करता है कि मित्सुको फ्यूचर में 150 साल आगे आ चुकी है और बहुत समय पहले जब वह हाई स्कूल में थी तो तब वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसकी वह प्रशंसा करता था। उसके मरने के बाद उसने उसका और उसके दोस्तों का DNA लिया होता है और पुरुषों के 3D मनोरंजन के लिए उनके क्लोन बना लेता है। और उस बूढ़े आदमी का एक जवान वर्जन प्रकट होता है और नंगा हो जाता है और उसे अपने साथ बिस्तर पर आने के लिए कहता है। वह बूढ़ा व्यक्ति खुलासा करता है कि खेल का अंतिम चरण उसकी गहरी इच्छा पूर्ति है। उसके साथ इंटीमेट होने के लिए वह उसको छूने ही वाला होता है कि तभी उसे अपने दोस्त के शब्द याद आ जाते हैं जिसने उसे इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए कुछ अलग हटकर करने को कहा था। मित्सुको उस पर चिल्लाते हुए हमला कर देती है कि वह उसके साथ यह गेम खेलना बंद कर दे। लड़कियों को खिलौने पसंद है। वह तकियों में से एक को फाड़ देती है और गुस्से से उसके सफेद पंख लाल हो जाते हैं। लास्ट में वह बूढ़े आदमी की छड़ी छीन लेती है और उसे मारने लगती है, लेकिन वह आदमी सदमे में आ जाता है कि उसकी मौत तो गेम का हिस्सा नहीं थी। और लास्ट सीन में मित्सुको एक बर्फ के मैदान में अकेले जागती है। बहन नोटिस करती है कि अब वह समय खत्म हो चुका है, जिसका अर्थ होता है कि उसे अब खेल में कभी भी फंसना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इस मूवी ने आपको बीच में कंफ्यूज जरूर किया होगा, लेकिन यह मूवी मित्सुको, केइको और इजुमी के रूप में यह बताती है कि जापान में महिलाओं की आजादी के पीछे पुरुष पड़े हुए हैं।